Hello friends, welcome to iXMB. Today in this video, we'll do a very quick revision of the magazine Kurukshetra of the month August 2020. Friends, this is part 2 video. Part 1 वीडियो में हमने रूरल इकोनॉमी और कैसे ये एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड है और एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट क्या चीज कर रही है, जो गवर्नमेंट का मेन एम है डबलिंग द फार्मर इनकम, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन से उसमें कांस्टेंट है और क्या उसकी प्रोग्रेस है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि हमारी पार्ट 1 वीडियो थी। तो उसी सीरीज में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर पाइवटल टू इकोनॉमिक रिवाइवल। सो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, क्योंकि आज के दिन हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर जो कि कभी न कभी जो हमारी कंट्री में जीडीपी में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती थी, वो बहुत एक हाशिए पे आ चुकी है। नियर अबाउट अभी 15 टू 17%। ऑल्दो ये जो गवर्नमेंट ने जीडीपी कैलकुलेशन की डेफिनेशन चेंज की उसके बाद ये थोड़ा बड़ा दिखता है, अदरवाइज ये श्रिंक हो गई थी 13 टू 14% ऑफ जीडीपी पे, हमारे जो कंट्री की जो टोटल जीडीपी है। So the agriculture sector contributes to $265 billion, which is about 17% of the GDP, and it employs 60 to 70% of Indian population. 60 to 70% of the Indian population को directly और indirectly ये employment या फिर livelihood provide करती है। So although इसका GDP में हमारा percentage share कम है, but एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की या लाइवलीहुड या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करें तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। ये हम लगभग अपने हर पार्ट में ही डिस्कस करते हैं या बताते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हम सबको पता होना चाहिए। ऑल्दो जो ये कुरुक्षेत्र मैगजीन के इश्यूज हैं, ये डेटा वाइज हमको बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होते, क्योंकि हर आर्टिकल में डिफरेंट डेटा या डिफरेंट सोर्स कोट किया जाता है। ऑल्दो जो हमारे डेटा के लिए वो पीआईबी सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, बट हमको इससे एक ब्रॉड इमेज बनती है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की और एक रूरल सेक्टर की। ऑल्दो जैसे ये 60 टू 70% है, कहीं पे ये 50 टू 60% दिया जाता है या 50 टू 70% दिया जाता है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ये इस टाइप का डेटा दिया जाता है। एक्चुअल डेटा ये हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है, या इस टाइप का ऐसा कोई सेंसस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज एट प्रेजेंट टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस एंड मिल्क। इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि हम टॉप मोस्ट कंज्यूमर भी वर्ल्ड में पल्सेस और मिल्क के हम ही हैं। India is the second most largest producer of wheat, rice, vegetable and the fruits, and also the third largest producer of rest of the food grains. Although हम यहाँ पे हम सेकंड है, क्योंकि जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना है, मतलब हमसे आगे जो है वो चाइना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के मामले में। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द सिल्वर लाइनिंग फॉर द करंट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसी इकोनॉमी है पोस्ट कोविड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोविड इफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी, एंड इट इज सपोज टू ग्रो एट द रेट ऑफ 3% इन द करंट फिस्कल ईयर। जबकि हमारी जो सारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में चल रही है, उसके बावजूद एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि पॉजिटिव 3% की ग्रोथ दे रहा है करंट फिस्कल ईयर में, एंड इट इज करंटली ग्रोइंग 50% मोर देन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब जो भी हमारे एमएसएमई सेक्टर या फिर जो भी सर्विस सेक्टर है उससे ज्यादा ये अभी ग्रो कर रहा है फास्टर, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 40 टू 60% हायर देन द लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर से भी कंपैरिजन में भी इसकी ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा है। According to the Agriculture Ministry, for the fiscal year 2020 and 21, जो current year है, the food production target is set at 298.3 million ton, as compared to the last year food grain production data 291.95 million ton. Although this is the third advance estimate, although जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल जो एडवांस एस्टिमेट आया था वो 295 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 2019 एंड 20 का, एंड 285.20 मिलियन टन इन 2018 एंड 19। तो इस बार का जो टारगेट सेट है वो 298.3 मिलियन टन है। देन स्ट्रेटजीज टुवर्ड द डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इसमें कुछ फैक्टर्स हम फिर से डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे। सो द स्ट्रेटजी में जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आती है वो है द रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इन एग्रीकल्चर। अगर हम इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में ऐसे इनपुट्स हैं क्या? सबसे पहला और जो बेसिक इनपुट इन द एग्रीकल्चर इज द सीड। अगर हमारा सीड क्वालिटी सीड होता है और वो इफिशियंट होता है, देन हमारी क्रॉप कवर या फिर जो क्रॉप स्टैंड है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर हमारा सीड ही बेकार है तो हम बाकी इनपुट कितने ही अच्छे यूज करें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। देन जब हम सीड के जो हमारा बेसिक इनपुट है इसकी बात की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स एंड द केमिकल्स और एग्री इक्विपमेंट्स, जो कि टिलेज ऑपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग
तक यूज होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में हम, क्योंकि जो हमारी इफिशियंसी है फर्टिलाइजर की वो बढ़ती जा रही है ड्यू टू सॉइल हेल्थ कार्ड, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड से हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस सॉइल का पता चलता है, अकॉर्डिंगली क्रॉप के अकॉर्डिंग उसमें डोज फिक्स किए जाते हैं, तो उससे फर्टिलाइजर काफी सेव भी होता है और उसका एफिशिएंट यूज क्रॉप कर पाती है। केमिकल्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स, तो उनका भी जुडिशियल यूज, और जुडिशियल यूज के साथ साथ इफेक्टिव यूज। ये नहीं कि हम पुराने ही केमिकल्स डाले जा रहे हैं जिनके लिए इंसेक्ट या फिर जो भी पेस्ट है वो रेजिस्टेंस ना हो जाए। तो हमें केमिकल्स भी जो अप टू डेट हैं और जो लेटेस्ट केमिकल्स हैं, 4th जनरेशन केमिकल्स अभी चल रहे हैं मार्केट में, तो उनका यूज करते हुए उसको आगे बढ़ाना है। देन इज द इंक्रीजिंग द सेल वैल्यू ऑफ द क्रॉप, जिसके लिए गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिसके लिए एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई। इस पे हमने वीडियो भी बनाई थी। तो उसमें जो सबसे बड़ा एक बेसिक चेंज किया गवर्नमेंट ने, जो फूड ग्रेन कमोडिटीज हैं इनको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हट बाहर कर दिया है। तो अब इसकी जो मार्केटिंग, सेल और इसकी होर्डिंग होती थी उस पे ये सारे रूल्स अब अप्लाई नहीं होंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एपीएमसी मार्केट में जो कंपलसरी ट्रेडिंग होती थी उसको हटा के आउटसाइड सेटअप कर दिया है, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अलाउ कर दी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो इससे फार्मर्स की जो सेल वैल्यू है क्रॉप्स की वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी और उसके पास ज्यादा से ज्यादा चॉइस हो सकेंगी, मतलब जो ट्रेडिशनल वे था उससे वो बाहर जा सकेगा। देन कम्स द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल तरीके से हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि वीट, उसके बाद हम पैडी ग्रो करते हैं, अगर हमने रबी में वीट ग्रो किया तो खरीफ में पैडी, ये हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रो करने का तरीका है। तो इसको चेंज करना है हमने, हम इसकी जगह दूसरी क्रॉप्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या फिर हम फ्लावर प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो क्रॉप को हमने डाइवर्सिफाई करना है। जरूरी नहीं कि हम सीरियल क्रॉप में भी सिर्फ यही सीरियल्स है, हम डिफरेंट सीरियल्स जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और जिन सेल वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो हम ग्रो करें। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी कैसे होगा? जो न्यू वेराइटीज हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड जो सीड, बेसिकली बात फिर सीड पे आ जाती है कि क्वालिटी सीड है, अगर अगर उसमें वो हाई वैल्यू है और न्यू है बिल्कुल वैरायटी जो उस प्रॉमिसिंग है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो डेफिनेटली उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, जिसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सारी स्कीम्स चल रही है कि कैसे हम, अगर हमारी एरिया या लैंड रेनफेड है तब भी हम उसमें कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंटेंसिफाई उसको कर सकते हैं। देन ऑगमेंटिंग एग्रीकल्चर इनकम विद द अलाइड एक्टिविटीज, ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है कि अभी तक जिस सिमिलरली आप इसका देख सकते हैं गवर्नमेंट का फोकस कैसे इस पे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था अभी तक वो क्रॉप ग्रो करने के लिए दिया जाता था, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के लिए दिया था। अब गवर्नमेंट ने इस साल से या लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था कि जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज हैं उसके लिए भी केसीसी लिमिट दी जाएगी, और जिसपे काम शुरू हो चुका है। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरीज, इस सब के लिए भी अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा गवर्नमेंट इशू कर रही है थ्रू द कमर्शियल बैंक। डिक्रीजिंग द पर कैपिटा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी इस पे डिपेंडेंट है, तो उसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने का मतलब है कि जो हमारी ह्यूमन डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में हमने उसको कम करनी है, एंड मोर टुवर्ड द मैकेनाइजेशन हमने लेके जाना है अपने एग्रीकल्चर को। मैकेनाइजेशन को की तरफ जब हम लेके जाएंगे तो न सिर्फ हम अच्छी मशीन यूज कर पाएंगे, बल्कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, और जो नेट प्रॉफिट होगा, एक्सपेंसेस हमारे कम होंगे। तो डिक्रीजिंग द पर कैपिटा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, और जो वो पॉपुलेशन है वो कुछ और कर पाएगी, मतलब वो एग्रीकल्चर से बाहर जा सकती है, कुछ और कर सकती है। तो एग्रीकल्चर पे जितनी कम डिपेंडेंसी होगी उतना ज्यादा बेटर होगा और उतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो सकेगा। देन कम टू द एमएसएमई, चेंज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। जब भी हम एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हम बात करते हैं, तो इनकी डेफिनेशन इनके इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर पे डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट की बात कब आती है? जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में पर्टिकुलर यूनिट का कितना इन्वेस्टमेंट है। और जब टर्नओवर की बात करते हैं तो वो सर्विस सेक्टर की बात होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम जब भी देखेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि जो प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज में कितना उनका टर्नओवर है। तो द क्राइटेरिया इन द माइक्रो यूनिट, अर्लियर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द इन्वेस्टमेंट अप टू द ₹25 लाख, नाउ इट इज चेंज टू 1 करोड़ रुपीज। सो 1 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में
तो वो अब माइक्रो की डेफिनेशन में आएंगे। तो टर्नओवर इन द सर्विस सेक्टर को भी इंक्रीज कर दिया ₹10 लाख से ₹5 करोड़ तक। सिमिलरली फॉर द स्मॉल यूनिट इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ से अब वो 10 करोड़ तक उसकी डेफिनेशन हो चुकी है। सिमिलरली टर्नओवर इन द सर्विसेज 2 करोड़ से 50 करोड़। सिमिलरली मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट जो था प्लांट एंड मशीन में 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ उसको कर दिया, टर्नओवर 5 करोड़ से 250 करोड़ तक कर दिया गया है। सो जो अब हमको नई डेफिनेशंस के लिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ना कि इन सभी को। अगर आप ये देखें तो अब जो सर्विस सेक्टर है उसको ज्यादा आगे इंक्रीज किया गया है, जो कि नई डेफिनेशन एमएसएमई की गवर्नमेंट ने निर्धारित की गई है। When is the MSME the catalyst of the development? तो गवर्नमेंट इसमें कौन सी स्कीम चल रही है जिनके थ्रू कोई भी यूनिट एस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है या फिर आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको कैसे सब्सिडी मिल सकती है, कैसी वो स्कीम के अंदर कवर हो सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें 33% तक या फिर 25% तक सब्सिडी अकॉर्डिंग टू द कास्ट कैटेगरी मिलती है। सिमिलरली स्कीम फॉर द फंड फॉर द रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री स्कीम इसे कहते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज है, विलेज इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए काम करती है या उनको क्रेडिट या फिर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट हैज आल्सो established the COIR board, इसको हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द माइक्रो एंड द स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ऑल्दो जो गवर्नमेंट अब एमएसएमई में भी 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी देने लग रही है। Then the micro and the small enterprise cluster development program, solar चरखा mission, these are the schemes of the MSME। अगर किसी को भी अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करनी है तो गवर्नमेंट की ये सारी स्कीम्स चल रही हैं। इनको बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम काफी जगह इनको पढ़ते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए ये सारी स्कीम्स हैं जो एमएसएमई के लिए वर्क कर रही है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एग्रीबी फॉर द रेगुलर अपडेट्स। Thanks and have a nice day ahead.